भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में आज हम प्रस्तावना के मूल तत्व का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रस्तावना के बारे में अध्ययन किया था, उनके डाटा जो आंकड़े थे उनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम प्रस्तावना के अंदर जो उसके जो मूल तत्व हैं कि प्रस्तावना का जो मूल तत्व क्या है उनका एक एक करके इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। संविधान की शक्ति का स्रोत यानी प्रस्तावना के ये चार मूल तत्व हैं। इन चार मूल तत्वों के ऊपर प्रस्तावना का निर्माण हुआ है। पहला है संविधान की शक्ति का स्रोत, कि संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है ये हमें प्रस्तावना में मालूम होता है। दूसरा, भारत का स्वरूप या प्रकृति, कि भारत की प्रकृति कैसी है, उसका स्वरूप क्या है, भारत वास्तव में है क्या, यानी भारत को जानने के लिए हम प्रस्तावना के मूल तत्व का अध्ययन करेंगे। संविधान के उद्देश्य, फिर प्रस्तावना के मूल तत्व तीसरा है कि संविधान के लिखने का उद्देश्य क्या था, वो हम प्रस्तावना में एक एक करके अध्ययन करेंगे। और संविधान लागू होने की तिथि, प्रस्तावना से हमें मालूम होता है कि संविधान लागू किस तारीख को हुआ था। तो इस प्रकार से हम एक एक करके प्रस्तावना के जो चार मूल तत्व हैं उनका अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम, संविधान की शक्ति का स्रोत। प्रस्तावना के माध्यम से हमें ज्ञात होता है कि जो भारतीय संविधान है उसको शक्ति कहां से मिलती है। संविधान को लागू करने के लिए, उसको चलाने के लिए जो उसको ऊर्जा मिले, जो उसको शक्ति मिले, उसका स्रोत क्या है, वो आते गए। तो हम प्रस्तावना के शुरुआती शब्दों पर ध्यान देंगे। जो प्रस्तावना है उसके शुरुआती चार शब्द हैं हम भारत के लोग, ये चार शब्द हैं हम भारत के लोग। और प्रस्तावना के अंतिम शब्द हैं अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। यानी पहले शब्द हम भारत के लोग और बाद में लास्ट जो अंतिम शब्द है प्रस्तावना के वो है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। इन सब से हमें मालूम होता है कि हम भारत के लोगों का मतलब भारत की जनता से है, यानी कि भारत की जनता। इसका मतलब ये हुआ कि भारत की जनता ही संविधान की शक्ति का स्रोत है। संविधान की जो रक्षक है वो भारत की जनता है, उसको शक्ति मिलती है वहीं से मिलती है। इसमें देखा लास्ट में अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसका मतलब ये जनता ही इसको कह रही है कि हम इसको अंगीकृत करते हैं, इसको अधिनियमित करते हैं और इसको आत्मार्पित करते हैं। तो इससे मालूम होता है संविधान की शक्ति का स्रोत जनता है और वो इन शब्दों से हमें मालूम हो जाता है। दूसरा, संविधान का स्वरूप या प्रकृति, भारत का स्वरूप या प्रकृति। प्रस्तावना के मूल तत्व का जो प्रस्तावना का जो मूल तत्व है वो दूसरा है भारत का स्वरूप या प्रकृति, यानी भारत कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, उसकी प्रकृति क्या है। उसके लिए हमें इन पांच यानी ये पांच शब्द दिए हुए हैं संविधान के अंदर। संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष को हम सेकुलर शब्द भी यूज करते हैं, यानी सेकुलर शब्द भी, और काफी कॉम्पिटिशन एग्जामों में यह आता है, धर्मनिरपेक्ष या सेकुलर शब्द अलग भी आ जाता है। लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक दो शब्दों से, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस और क्रेसिया से। यह भी काफी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आ जाता है। और गणतंत्र, यानी ये पांच तत्वों का, यानी संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र, इनको समझ लेंगे तो हमने समझ लिया कि भारत का वास्तविक स्वरूप है क्या, वो हमें इन या उसकी प्रकृति क्या है। तो इनका हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। संप्रभु का मतलब होता है अपने आप में स्वतंत्र रहना, जिसके ऊपर किसी बाह्य शक्ति का कोई प्रभाव न पड़ता हो। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और इससे के ऊपर कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो इसके निर्णय को प्रभावित करती हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का निर्णय हो, चाहे अपने घरेलू आंतरिक इसका कोई मामला या निर्णय हो, उसका निस्तारण करने के लिए भारत बिल्कुल आजाद है और स्वतंत्र है। इसमें किसी भी प्रकार की बाधा का भारत सामना नहीं करता है। 1949 तक भारत एक डोमिनियन था। डोमिनियन मतलब राष्ट्रमंडल जो सदस्य हैं, राष्ट्रमंडलों का एक सदस्य
था भारत। और तब ये कहा गया था कि भारत डोमेन है, इसका मतलब ब्रिटिश के प्रभाव में है। लेकिन उस वक्त संविधान सभा के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहते हुए स्पष्ट कर दिया था कि भारत भले ही राष्ट्रमंडल का सदस्य होने के कारण वो ब्रिटिश का डोमिनियन है, लेकिन भारत अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, और जब भारत को चाहिए, जब इसकी इच्छा होगी, वो इस डोमेन प्रभाव से अलग हो जाएगा। और 26 जनवरी 1950 को भारत इस डोमिनियन प्रभाव से अलग हो गया, बिल्कुल आजाद हो गया। पाकिस्तान 1956 तक ब्रिटिश का डोमिनियन रहा। तो संप्रभु मतलब समझ में आ गया कि संप्रभु का मतलब न तो भारत के ऊपर कोई आंतरिक दबाव है और न कोई बाह्य दबाव है जो इसके निर्णय को प्रभावित कर सकता हो। समाजवादी दूसरा शब्द है वो समाजवादी शब्द है, और समाजवादी जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है, समाज से संबंधित होता है। और समाजवाद दो प्रकार के होते हैं, एक लोकतांत्रिक समाजवाद होता है और एक साम्यवादी समाजवाद होता है। भारत है वो एक लोकतांत्रिक समाजवाद है, रूस है वो एक साम्यवादी समाजवाद है। साम्यवादी समाजवाद होता है वो राज्य आश्रित होता है, राज्य के ऊपर आश्रित होता है। साम्यवादी के अंदर सारे के सारे जो देश के यानी राष्ट्र की धन होती है, उसकी संपदा होती है, और जो साधन होते हैं, प्राकृतिक साधन होते हैं, उन सभी का राष्ट्रीयकरण किया होता है, और वो राष्ट्र का उसके ऊपर राष्ट्र जो सरकार होती है उसका प्रभाव रहता है। लेकिन लोकतांत्रिक समाजवाद के अंदर जो नेहरू जी से संबंधित है, नेहरू जी की विचारधारा से संबंधित है लोकतांत्रिक समाजवाद, इसमें यह होता है कि कुछ साधनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है और कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनको निजी हाथों में दे दिया जाता है। यानी कि लोकतांत्रिक समाजवाद में मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्थापित किया जाता है। तो भारत के अंदर कुछ ऐसे सेक्टर, ऐसे क्षेत्र हैं जो निजी हाथों में दिया गया है, उनके माध्यम से भी भारत आगे बढ़ रहा है, और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो सरकार के अधीन हैं जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया है, और उसी के माध्यम से सरकार जो यानी कि जो देश है वो आगे बढ़ रहा है। तो समाजवादी भारत है कि लोकतांत्रिक समाजवादी है, मतलब पूरे समाज हर व्यक्ति के बारे में सोचता है और उनकी भलाई के लिए काम करता है, और अनेकों कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, वो इस समाजवादी विचारधारा के प्रभाव से ही चल रही हैं। तीसरा शब्द है निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष, इसके लिए इंग्लिश में सेकुलर शब्द भी यूज है। सेकुलर शब्द, सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष, इसका मतलब होता है कि भारत है वो सभी धर्मों को समान आदर और भाव देता है, सभी को समान आदर भाव की दृष्टि से देखता है। किसी भी प्रकार के धर्म के साथ यहाँ कोई भेदभाव नहीं होते हैं। दुनिया के सभी प्रकार के धर्म, हिंदुस्तान की जो जमीन है, मिट्टी है, यहाँ आराम से फल फूल रहे हैं और आनंद से रह रहे हैं। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये सभी धर्मों को समान तवज्जो दे रहा है, और यदि मदद भी करता है तो सभी धर्मों की समान रूप से मदद करता है। फ्रांस के अंदर भी सेकुलर सिस्टम है, वहां भी सेकुलर है, लेकिन वो फ्रांस जो सेकुलर है वो भारत के धर्मनिरपेक्ष से अलग है। वहाँ जो राज्य है वो धर्म से बिल्कुल अलग है। राज्य के अपने क्रियाकलाप अलग हैं और धर्म के अपने क्रियाकलाप। राज्य को धर्म से कोई मतलब नहीं है, वो धर्म को कभी बढ़ावा नहीं देता है, जबकि भारत में धर्म को बढ़ावा समान रूप से दिया जाता है। ये जरूर है कि भारत के अंदर जो जनता का जो टैक्स होता है उसके टैक्स के पैसे से धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, लेकिन ये भी है यदि धर्म के जो संगठन है वो अपने धर्म को बढ़ाएं किसी चंदे से, तो उन पे टैक्स भी नहीं लिया जाता है भारत सरकार के द्वारा। तीसरा तत्व है लोकतांत्रिक। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, डेमोस प्लस क्रेसिया। डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन, यानी जनता का शासन। लोकतंत्र के अंदर जनता खुद अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से या सीधे शासन चलाती है। लोकतंत्र भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र
और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर जनता खुद अपने लिए नियम और कानून कायदे बना देती है। कोई भी विवाद होता है, उस विवाद का निस्तारण है वो जनता की सीधी भागीदारी होती है। जैसे यूरोप के स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड के अंदर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र छोटे जनसंख्या वाले देशों में ज्यादा प्रभावी होता है, जो बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं उनमें इनका ज्यादा रोल नहीं होता है। भारत के अंदर एक अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि लोकतंत्र। मान लो कि भारत की जो जनता है वो पहले अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और उन प्रतिनिधियों के चुनाव जो करती है वो जाकर के नियम और कानून कायदे बनाते हैं, उनको जनता स्वीकार करती है। तो ये लोकतंत्र, ये जनता का तंत्र है, लेकिन प्रत्यक्ष न करके अप्रत्यक्ष रूप से है। लेकिन यहाँ भी जनता की इच्छा पर निर्भर करता है, जिसको चाहे जनता हटा सकती है और जिसको चाहे बिठा सकती है सरकार में नियम कानून कायदे बनाने के लिए। गणतंत्र, भारत एक गणतंत्रात्मक देश है, यानी यहाँ गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है कि जिस देश का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, कोई देश होता है, उस देश का राष्ट्राध्यक्ष, तो राष्ट्राध्यक्ष सीधे जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता हो और जो वंशानुगत में हो। यानी गणतंत्र में किसी भी राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं होना चाहिए और वह जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष माध्यम से चुना जाना चाहिए। ब्रिटेन है, ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है। ब्रिटेन एक लोकतांत्रिक प्रणाली वाला देश है, क्योंकि वहां का जो राष्ट्राध्यक्ष है, जो राजा होते हैं, वो राजा हैं, वो वंशानुगत हैं और जनता के द्वारा चुना नहीं जाता है, उसको हम गणतंत्र नहीं कह सकते हैं। लेकिन अमेरिका है, वो एक गणतंत्र प्रणाली वाला देश है, क्योंकि वहां का जो राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति है, सीधे जनता के द्वारा चुना जाता है। भारत भी एक गणतंत्र राज्य है, क्योंकि यहाँ का भी जो राष्ट्राध्यक्ष है वो अप्रत्यक्ष रूप से जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से चुनते हैं और उनका पद वंशानुगत नहीं है। तो गणतंत्र न होने के दो शर्तें हैं, एक तो पद वंशानुगत नहीं होना चाहिए और एक राष्ट्राध्यक्ष है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाना चाहिए। यह हमने पढ़ा था कि भारत का स्वरूप, इन सभी से मालूम होगा कि भारत क्या है। इन पांचों तत्वों से हमें मालूम हो जाता है कि भारत का स्वरूप क्या, उसकी प्रकृति क्या है। अब हम देखेंगे संविधान के उद्देश्य। संविधान के उद्देश्य, हमारे संविधान के अंदर यानी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में स्पष्ट लिखा गया है कि भारत के संविधान का उद्देश्य क्या होना चाहिए, और ये 4 प्रकार के उद्देश्यों को प्रस्तावना के अंदर लिखा गया है। पहला है न्याय। प्रस्तावना का पहला उद्देश्य है न्याय, कि सामाजिक न्याय मिले, आर्थिक न्याय मिले और राजनीतिक न्याय मिले। इस देश की सीमा में भौगोलिक स्थिति के अंदर रहने वाले लोगों को यानी प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। समाज के अंदर किसी भी व्यक्ति के द्वारा शोषण नहीं होना चाहिए। समान भावना होनी चाहिए। समाज के अंदर उसकी गौरव, उसकी व्यक्तित्व है जो गरिमा है वो बनी रहनी चाहिए। आर्थिक, किसी भी व्यक्ति को धन के मामले में पैसों से या कोई साधनों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। देश के जितने भी जो राष्ट्र की संपत्ति है, राष्ट्र का जो पैसा या धन या दौलत है, उनके ऊपर सभी लोगों का, यहाँ रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का उस पर अधिकार है। और संविधान की प्रस्तावना ये निर्धारित करती है कि संविधान का उद्देश्य यही होना चाहिए कि धन का विस्तृत यानी विकेंद्रीकरण होना चाहिए। और ये धन के विकेंद्रीकरण के लिए हमारे संविधान के अंदर ऐसी व्यवस्था कर रखी है। उसके बाद में राजनीतिक न्याय। राजनीतिक भी न्याय मिलना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि देश के अंदर एक ही व्यक्ति राजा बन जाए और बाकी राजनीति से कोई मतलब नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की राजनीति में भागीदारी होनी चाहिए। राजनीति में भी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के द्वारा कोई शोषण नहीं होना चाहिए। तो ये न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। उसके बाद में स्वतंत्रता। भारत का जो संविधान है, इसका यह भी उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र हो। स्वतंत्र विचार को अभिव्यक्त करने में स्वतंत्र हो, यानी प्रत्येक व्यक्ति है वो स्पष्ट रूप से अपने विचार अभिव्यक्त करे,
किसी के दबाव में रह करके वो अपने विचारों को अभिव्यक्त करने से वंचित नहीं हो। उसके बाद में है अभिव्यक्ति। सभी को अभिव्यक्ति की आजादी है, मतलब कि हर व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। अभिव्यक्ति मतलब हम पिक्चर के माध्यम से भी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कार्टून बनाते हैं, कार्टून के माध्यम से या और किसी चीज के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। तो उसकी भी भारत के अंदर स्वतंत्रता है, वो है अभिव्यक्ति की आजादी। उसके बाद में विश्वास, हम किसी पे विश्वास करें या न करें, ये प्रत्येक व्यक्ति इसमें भी स्वतंत्र है। जिसकी इच्छा हो उस चीज में, चाहे कोई किसी धर्म में विश्वास करे, किसी संस्था में उसकी विश्वास करे या किसी और सिस्टम में विश्वास करे, वो स्वतंत्र है। उसके बाद में उपासना। उपासना सभी को पूजा पाठ, जो उपासना पद्धति है, सभी को अपने हिसाब से अपने धर्म को मानने की यानी पूजा करने की आज़ादी है। चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, उसे आज़ादी है कि वो उपासना करने में स्वतंत्र हो। और ये एक धर्म दूसरे धर्म को इससे वंचित नहीं कर सकता। ये नहीं हो सकता है कि एक व्यक्ति यदि कोई अल्पसंख्यक है और जो बहुसंख्यक लोग हैं वो दूसरे की उपासना पद्धति को डिस्टर्ब करे, क्योंकि सभी देश के जो नागरिक हैं, जो देश के व्यक्ति हैं, वो स्वतंत्र हैं इनमें। तो विचार, जो अपने विचार को अभिव्यक्त कर सकते हैं। मीडिया जो सिस्टम है, जो प्रेस की अभिव्यक्ति में जो आज़ादी है, वो इस विचार की अभिव्यक्ति में आती है। अभिव्यक्ति अपनी भावनाओं को, विश्वास, जो हम किस पे विश्वास करें वो फ्री है, और उपासना और धर्म, जिसको भी, जिस भी धर्म को जो व्यक्ति माने या न माने उस पर डिपेंड है, वो बिल्कुल फ्री है, आजाद है। ये भारतीय संविधान प्रस्तावना का दूसरा उद्देश्य है। समता। भारतीय जो प्रस्तावना का एक शानदार एक जो उद्देश्य है, ये समता। समता मतलब समानता। भारत के प्रत्येक नागरिक के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। भारत में समानता 3 प्रकार की है। एक तो राजनीतिक नागरिक समानता, जिसको सामाजिक समानता भी कह सकते हैं, यानी नागरिक समानता जिसको सामाजिक समानता भी कहते हैं। आर्थिक समानता और राजनीतिक समानता। नागरिक समानता यानी सामाजिक समानता का मतलब समाज के अंदर प्रत्येक नागरिकों के साथ व्यवहार समान होना चाहिए। संविधान के समक्ष सभी के सभी समान है, यानी कानून सभी के इक्वल बना है। कोई किसी व्यक्ति को एक कानून की कमियों को देकर के किसी का शोषण नहीं कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में, यानी संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में ये प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को, जो प्रत्येक नागरिक है, उनको नागरिक समानता प्रदान की जाए, और यदि इनसे कोई वंचित हो रहा हो या वंचित किया जा रहा हो तो आर्टिकल अनुच्छेद 32 के तहत आप रिट लगा सकते हो, कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट में सीधे जा सकते हो। आर्थिक समानता। आर्थिक समानता, भारत के जो जितने धन और संपदा हैं उनका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। सभी को राष्ट्र की संपत्ति में भागीदार होने का अधिकार है, और ये नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसे हो गए और एक व्यक्ति के पास पैसे नहीं है। इसके लिए संविधान में व्यवस्था की गई है कि राज्य को नीति बनाने के निर्देश दिए गए। संविधान के अंदर नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई है, जो 36 से अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 में ये नीति निर्देशक तत्व, इनकी व्यवस्था की गई है। तो इसका राज्य का दायित्व है कि जो राष्ट्र के जो धन और संपदा है उनका विकेंद्रीकरण किया जाए। एक गरीब से गरीब जो व्यक्ति है उन तक राष्ट्र के साधन पहुंचना चाहिए, ताकि उनका जीवन निर्वाह है वो अच्छी तरीके से हो सके। उसके बाद में राजनीतिक समानता। सभी व्यक्तियों को राजनीतिक रूप से समान अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 325 में कहा गया है, अनुच्छेद 325 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, वंश के आधार पे या लिंग के आधार पे किसी भी वोटर जो मतदाता सूची में नाम जोड़ने से कोई वंचित नहीं कर सकता है, क्योंकि ये उनका राजनीतिक अधिकार है। राजनीतिक समानता संविधान में स्थापित है। अनुच्छेद 325 में, अनुच्छेद 325 में यह विवरण दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को हम मतदाता सूची में नाम जोड़ने से उस व्यक्ति को वंचित नहीं कर सकते हैं जो वयस्क हो गया, जिसकी उम्र 18 से ज्यादा है, क्योंकि ये उन्हें राजनीतिक समानता प्रदान की गई है। उसके बाद में 326, अनुच्छेद 326 से कह रहा है कि
जो भारत के नागरिक हैं जिनका नाम मतदाता सूची में जुड़ गया है, उन व्यक्ति को आप धर्म, जाति, वंश के आधार पर वंचित नहीं कर सकते हैं लोकसभा या विधानसभा के मतदान करने में। यानी लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव होते हैं, और अभी बाद में यानी मूल संविधान में व्यवस्था थी, और अभी ये जो पंचायती राज इनके भी होंगे, तो इनमें वोट डालने से यानी मतदान करने से कोई किसी को वंचित नहीं कर सकता है। ये राजनीतिक समानता के अंदर है, अनुच्छेद 326। उसके बाद में प्रस्तावना का जो अंतिम उद्देश्य है वो बंधुत्व है। बंधुता मतलब भाईचारे की। प्रस्तावना का उद्देश्य है कि राष्ट्र के अंदर सभी व्यक्तियों में भाईचारे की भावना होनी चाहिए, एक दूसरे प्रेम से मेल मिलाप से रहना चाहिए। और इसके लिए है कि भाईचारे की भावनाओं को स्पष्ट करने वाली पंक्तियां हैं, व्यक्तिगत सम्मान हो। मतलब भाईचारा, बंधुता कब स्थापित होगी? जब यहाँ प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान होगा। यदि किसी व्यक्ति का एक व्यक्ति के द्वारा अपमान किया जाएगा तो फिर वहां बंधुत्व है यानी भाईचारे की भावना स्थापित हो ही नहीं सकती है। तो पहले कि व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए, कैसा भी व्यक्ति हो, व्यक्ति का व्यक्ति के द्वारा सम्मान होगा तभी ही बंधुत्व की भावना स्थापित होगी, चाहे वो किसी धर्म से संबंधित हो, चाहे वो किसी जाति से संबंधित हो, या किसी भी प्रकार के संप्रदाय से उसका संबंध हो। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर यदि बंधुत्व स्थापित करनी है तो व्यक्ति का सम्मान करना होगा, उसकी गरिमा बनी रहे, ये भी ध्यान रहे। संविधान के अंदर यह रखा है कि उद्देश्य है कि ये ध्यान रहे सरकार को, ये सभी को, कि किसी व्यक्ति की गरिमा को ठेस न पहुंचे, क्योंकि एक व्यक्ति की अपनी प्रतिष्ठा होती है, अपनी गरिमा होती है, इसकी इज्जत और लाज जो सम्मान होती है उनकी हिफाजत होनी चाहिए, उनको ठेस न पहुंचे, तभी देश में बंधुता स्थापित हो सकती है और देश की एकता बनी रहे। बंधुता मतलब ये भी उसका है कि बंधुता के अंदर ये भी आता है कि देश के अंदर एकता बनी रहे। हम चाहे विभिन्न संप्रदायों से आते हो, जाति, धर्म और वर्गों से अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं, लेकिन फिर भी हम सभी एक झंडे के नीचे हैं और इस देश के अंदर एक विविधता में एकता की जो भावना है वो है इस बंधुत्व का, यानी जो एक उद्देश्य है ये प्रस्तावना का। अखंडता, भारत के अंदर संघवाद, यानी भारत एक संघात्मक राष्ट्र है और इस संघात्मक का मतलब भारत का कोई भी राज्य, कोई भी क्षेत्र अखंड है, मतलब इससे खंडित नहीं हो सकता है, किसी भी सूरत में कोई भी देश से अलग नहीं हो सकता है, ये अखंड है। और ये भी इस बंधुत्व यानी बंधुत्व के अंदर है कि व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए, उसकी गरिमा बने रहे, हमें ध्यान रहना चाहिए, देश की एकता होनी चाहिए और अखंडता कायम रहे, कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं हो जो राष्ट्र से अलग होने का प्रयास करे। अब ये हमने पढ़ेंगे, जिस अब बताएंगे कि विक्रमी सम्मत का प्रयोग, मतलब जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अंदर विक्रमी सम्मत का प्रयोग हुआ है। यानी एक क्वेश्चन आ सकता है कि किस प्रकार, कौन सी सम्मत का, तो विक्रमी सम्मत का प्रयोग हुआ भारत की प्रस्तावना में। उसमें जिक्र है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। 26 जनवरी 1949 को संविधान बन गया था। संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया था और 26 जनवरी 1949 से उसी दिन से कुछ संविधान के जो अनुच्छेद थे वो लागू भी हो गए थे। जिस दिन संविधान बनकर तैयार हो गया था, संविधान के 12-13 ऐसे अनुच्छेद थे, यानी जो कुछ अनुच्छेद थे जो बनकर के तुरंत वहां लागू, यानी संविधान जिस दिन लागू हुआ था तो इसके अंदर 16 अनुच्छेद, यानी जिस दिन संविधान बनकर तैयार हो गया था तो 16 अनुच्छेद उसी दिन लागू हो गए थे। यानी अनुच्छेद 16, टोटल कुल अनुच्छेद थे वो 16 बनकर यानी लागू उसी दिन हो गए थे। अब ये 3 शब्द हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, ये संविधान की जो प्रस्तावना है उनके अंतिम शब्द हैं। इनका मतलब है अंगीकृत में स्वीकार करना होता है, अंगीकृत में स्वीकार करना, हम स्वीकार करते हैं, यानी भारत की जनता ये कह रही है कि हम इस संविधान को स्वीकार करते हैं। अधिनियमित मतलब होता है खुद को नियमों में बांधना, कि भारतीय जनता कह रही है कि हमें इस संविधान के अधीन रह के काम करेंगे, इसके नियमों में बंध गए हैं और इसके नियमों में बंध कर हम आगे काम करेंगे। आत्मार्पित, आत्मार्पित का मतलब हम आत्मा से अर्पित करते हैं, इसको ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों इन दोनों वीडियो के माध्यम से हमने प्रस्तावना पूरी कर ली है और इस वीडियो को 1 या 2 बार दोनों अच्छी तरह से देखना और कोई भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस दोनों वीडियो से बाहर
कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।